नमस्कार। आज हम कंप्यूटिंग की दुनिया में एक ऐसी छलांग लगाने जा रहे हैं जहां सिलिकॉन की बनी बनाई दुनिया मतलब वो खत्म होती है और जीव विज्ञान की हैरत अंगेज दुनिया शुरू होती है। हाँ, मतलब तेज चिप्स और प्रोसेसर की बातें तो भूल ही जाइए। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे कंप्यूटरों की जो सचमुच जिंदा हैं और हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी किसी साइंस फिक्शन नॉवल के चैप्टर्स जैसे लगते हैं। एक तो ब्रेन ऑन अ चिप पर गहरी वैज्ञानिक समीक्षा है और डीएनए के धागों से बने न्यूरल नेटवर्क पर भी एक शोध है। बिल्कुल। साथ ही वेटवेयर की दुनिया का परिचय देने वाले कुछ लेख और इन सब को जोड़कर हाइब्रिड इंटेलिजेंस का भविष्य कैसा होगा इस पर एक विश्लेषण भी। तो आज का हमारा मिशन ये समझना कि ये वेटवेयर और डीएनए कंप्यूटिंग आखिर है क्या भला, और शायद सबसे जरूरी सवाल कि क्या ये तकनीकें उस दीवार को तोड़ सकती हैं जिसके सामने आज के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भी मतलब बेबस नजर आते हैं। चलिए इस अजीब और अद्भुत दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए मुद्दे की जड़ से शुरू करते हैं। हमारे पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स जो दशकों से हमारी डिजिटल दुनिया की रीढ़ रहे हैं, वो अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल। हम उन्हें और छोटा और तेज बनाने की कोशिश में अब भौतिकी के नियमों से ही टकरा रहे हैं। क्वांटम हस्तक्षेप जैसी समस्याएं हैं। मतलब चीजें इतनी छोटी हो गई हैं कि इलेक्ट्रॉन अजीब तरह से बर्ताव करने लगे हैं। सही। और गर्मी, ये चिप्स इतना गर्म हो जाते हैं कि उन्हें ठंडा रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और ऊर्जा की खपत तो एक अलग ही कहानी है। स्रोतों में जो आंकड़े दिए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। हाँ, मैंने भी देखे। GPT-4 को ट्रेन करने का खर्च, GPT-4 जैसे बड़े AI मॉडल को प्रशिक्षित करने में यानी उसे सिखाने में लगभग 7.8 करोड़ डॉलर की बिजली लग जाती है। $7.5 करोड़ से ज्यादा सिर्फ ट्रेनिंग में। जी। और गूगल के जेमिनाई अल्ट्रा के लिए तो ये आंकड़ा 19.1 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाता है। बाप रे, ये रास्ता तो लंबा नहीं चल सकता। हमें कुछ पूरी तरह से अलग सोचने की जरूरत है, और वो पूरी तरह से अलग सोच है वेटवेयर कंप्यूटिंग। ये शब्द सुनने में ही कितना अजीब है। हार्डवेयर सुना है, सॉफ्टवेयर सुना है, ये वेटवेयर क्या है? ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जीव विज्ञान का एक संगम है। अच्छा। इसका सबसे सरल मतलब है जीवित कोशिकाओं, खास तौर पर मस्तिष्क की कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स का इस्तेमाल करके गणना करना। तो हम सिलिकॉन के बजाय दिमाग के बिल्डिंग ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल सही। एक मिनट, ये शब्द वेटवेयर, ये मुझे कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। हमारे एक स्रोत में इसका जिक्र है। हाँ, आपको याद आया? ये विलियम गिब्सन के क्लासिक साइबरपंक नॉवेल न्यूरोमांसर से आया। सही पकड़ा। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है कि कैसे 80 के दशक के लेखक भविष्य की इतनी सटीक कल्पना कर रहे थे। मतलब वो सिर्फ कहानियां नहीं लिख रहे थे, वे भविष्य के इंजीनियरों के लिए शब्दावली बना रहे थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक किताबी ख्याल नहीं है। पारंपरिक कंप्यूटर और वेटवेयर के बीच का अंतर जमीन आसमान का है। वो कैसे? इसे ऐसे समझिए, एक लाइट स्विच या तो ऑन है या ऑफ है। ये बाइनरी है, 1 या 0, जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। अब एक डिमर स्विच की कल्पना कीजिए जिसके हजारों चमक के स्तर हो सकते हैं। एक अकेला न्यूरॉन उस डिमर स्विच की तरह है, पर उससे भी कहीं ज्यादा जटिल। हजारों अवस्थाओं में एक अकेला न्यूरॉन? हाँ, वो हजारों अलग अलग अवस्थाओं में हो सकता है और अपने 2 लाख से ज्यादा चैनलों के जरिए बिजली के संकेतों को लगातार बदल सकता है। वाह! तो मतलब जहां एक ट्रांजिस्टर सिर्फ हाँ या ना कह सकता है, वहीं एक न्यूरॉन एक ही समय में हजारों बातें कह और सुन सकता है। सही। ये तो दक्षता में एक जबरदस्त छलांग है। बहुत बड़ी छलांग। और ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, इसका पहला ठोस सबूत हमें 1999 में ही मिल गया था। विलियम डिट्टो और उनकी टीम ने कुछ जोको के न्यूरॉन्स को निकालकर उन्हें आपस में जोड़ा और एक बहुत ही बुनियादी कंप्यूटर बनाया। जोक के न्यूरॉन से? हाँ। सच में? और उसने किया क्या? उसने सरल जोड़ किए, जैसे 2 और 2 4। हाँ, उसी तरह की साधारण गणनाएं। सुनने में ये शायद बहुत बड़ी बात ना लगे, लेकिन ये इस अवधारणा का पहला शक्तिशाली प्रमाण था कि हाँ, हम जैविक ऊतकों का उपयोग गणना के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। ये एक नए युग की शुरुआत थी। ठीक है, तो ये विचार कि हम गणना के लिए जीवित न्यूरॉन्स का उपयोग कर सकते हैं दिमाग को चकरा देने वाला है। लेकिन ये लैब में होता कैसे? मेरा मतलब है, आप बस कुछ न्यूरॉन्स को एक डिश में रखकर उससे पॉन खेलने के लिए तो नहीं कह सकते ना? नहीं, बिल्कुल। तो यहीं पर ब्रेन ऑन अ चिप तकनीक आती है। इसे कैसे बनाया जाता है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ओके। पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ब्रेन मॉडल। ब्रेन मॉडल? हाँ,
ये सिस्टम का जैविक दिल है जो जीवित न्यूरॉन से बना है। ये या तो 2D कल्चर हो सकता है, मतलब एक सपाट सतह पर उगाई गई कोशिकाएं, या फिर कुछ ज्यादा शक्तिशाली। हाँ, कहीं ज्यादा शक्तिशाली 3D ब्रेन ऑर्गेनॉइड। रुकिए, ब्रेन ऑर्गेनॉइड? हाँ। ये तो और भी ज्यादा साइंस फिक्शन जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सचमुच एक छोटा दिमाग है? एक तरह से हाँ। ये ऑर्गेनॉइड्स असल में प्रयोगशाला में उगाए गए मस्तिष्क के छोटे सरलीकृत संस्करण हैं। कितने छोटे? कल्पना कीजिए, ये अक्सर एक छोटे मटर के दाने से भी छोटे होते हैं, लेकिन उस छोटे से आकार में भी वे मानव मस्तिष्क की त्रिआयामी संरचना और कनेक्शन की नकल करते हैं। अच्छा। सपाट 2D कल्चर के मुकाबले इनमें कोशिकाओं का घनत्व बहुत ज्यादा होता है और इसमें एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लिया जैसी दूसरी जरूरी कोशिकाएं भी होती हैं जो सीखने और याद रखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास मटर के दाने जितना एक मिनी ब्रेन है, ये एक पेट्री डिश में बस पड़ा हुआ है। हम इससे बात कैसे करते हैं? मतलब इनपुट और आउटपुट कैसे होता है? हाँ, नहीं, हम उस पर चिल्लाते नहीं हैं। उसके लिए दूसरा हिस्सा है, इंटरफेस। इंटरफेस? इसे माइक्रो इलेक्ट्रोड एरे या MEA कहते हैं। कल्पना कीजिए कि ये एक बहुत ही हाईटेक प्लेट है जिसमें हजारों छोटे छोटे इलेक्ट्रोड लगे हैं। और ऑर्गेनॉइड को इसी प्लेट पर रखते हैं? बिल्कुल। ये इलेक्ट्रोड दो काम करते हैं। वे न्यूरॉन्स की प्राकृतिक विद्युत गतिविधि को सुन सकते हैं, जो हमारा आउटपुट है, और वे बाहरी सिग्नल भेजकर न्यूरॉन्स को उत्तेजित भी कर सकते हैं, जो हमारा इनपुट है। और तीसरा हिस्सा शायद सबसे मुश्किल होगा, इस मिनी ब्रेन को जिंदा रखना। बिल्कुल। तीसरा हिस्सा है लाइफ सपोर्ट प्रणाली, जिसे माइक्रोफ्लूइडिक प्लेटफॉर्म कहते हैं। ये क्या करता है? ये छोटी छोटी नसों का एक नेटवर्क है जो ऑर्गेनॉइड तक लगातार पोषक तत्व पहुंचाता है और उसके अपशिष्ट को हटाता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में खून की नसें काम करती हैं। इसके बिना ऑर्गेनॉइड कुछ ही घंटों में मर जाएगा। यहाँ ये वास्तव में अविश्वसनीय हो जाता है, क्योंकि हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है। लोग सच में इन ऑर्गेनॉइड का उपयोग असली काम करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि भाषण की पहचान। हाँ, एक अध्ययन में इन प्रणालियों ने जापानी नंबरों की पहचान 78% की सटीकता के साथ की। 1 मिनट रुकिए, 78%? ये तो ठीक है, लेकिन मेरा फोन या कोई भी स्मार्ट स्पीकर इससे कहीं बेहतर सटीकता के साथ काम करता है, शायद 99% से भी ज्यादा। तो क्या ये असल में एक कदम पीछे नहीं है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। अगर आप सिर्फ सटीकता के आंकड़े को देखें तो हाँ, ये कम लगता है। तो फिर इसमें खास क्या है? असली जादू इस बात में है कि उसने ये कैसे सीखा। एक पारंपरिक AI को इस स्तर तक पहुंचने के लिए हजारों या लाखों उदाहरणों वाले डेटा सेट की जरूरत होती है। अच्छा। उस अध्ययन में ब्रेन ऑर्गेनॉइड को सिर्फ कुछ दर्जन उदाहरण दिए गए थे। सिर्फ कुछ दर्जन? हाँ, यह सीखने की दक्षता में एक बहुत बड़ी छलांग है। अच्छा, तो अब समझ आया। इसका मतलब यह है कि आज की AI की सबसे बड़ी समस्या कि उसे चलाने के लिए डेटा के पहाड़ों की जरूरत होती है। ये जैविक प्रणाली उसे स्वाभाविक रूप से हल कर देती है। सही पकड़े, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। और ये सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं है। डिश ब्रेन नाम की एक प्रणाली ने वीडियो गेम पोंग खेलना सीखा। पोंग? वो क्लासिक वीडियो गेम? जी। 5 मिनट के प्रशिक्षण के बाद ही वह गेंद को हिट करना सीख गया। इन प्रणालियों ने रोबोटिक भुजा को नियंत्रित किया है और भूल भुलैया में रास्ता खोजना भी सीखा है। क्या ये सच में सीखता है या ये सिर्फ एक तरह की प्रोग्राम की हुई प्रतिक्रिया है? नहीं, ये सच में सीखता है। रास्ता खोजने वाले प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि लक्ष्य तक पहुंचने में लगने वाला औसत समय प्रशिक्षण के साथ साथ लगातार कम होता गया। कितना कम हुआ? 360 सेकंड से घटकर 279 सेकंड हो गया। वाह! यह इस बात का ठोस सबूत है कि ये प्रणाली अनुभव से सीख रही थी और बेहतर हो रही थी। मतलब एक पेट्री डिश में असली शिक्षा। ये अविश्वसनीय है कि हम पूरे न्यूरॉन्स के नेटवर्क को पोंग खेलना सिखा सकते हैं। लेकिन हमारे स्रोतों में एक और भी अजीब विचार का उल्लेख है, जो और भी गहरे और भी मौलिक स्तर पर जाता है। ये न्यूरॉन्स का उपयोग भी नहीं करता है। ये जीवन के सबसे बुनियादी कोड DNA का उपयोग करता है। ये कैसे काम कर सकता है? ये तो असंभव लगता है। यह जितना असंभव लगता है उतना ही सच है। कैलटेक में लुलु कियान की प्रयोगशाला का काम इसी पर केंद्रित है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने सचमुच DNA के धागों से एक काम करने वाला न्यूरल नेटवर्क बनाया है। इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, कोई तार नहीं है। तो फिर क्या है? सीख सकती है। ठीक है, मेरा दिमाग घूम गया है। ये काम कैसे करता है? अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जानकारी कैसे संसाधित होती है?
ये अणुओं की पहचान के माध्यम से काम करता है। उन्होंने हाथ से लिखे नंबरों को पहचानने के लिए एक प्रयोग किया। ओके। कल्पना कीजिए कि एक नंबर 3 की छवि को एक आणविक छवि में बदल दिया गया। यह 20 अलग अलग तरह के डीएनए के धागों से बनी थी, जहां हर धागा छवि के एक पिक्सल का प्रतिनिधित्व करता था। जब इस आणविक छवि को डीएनए न्यूरल नेटवर्क वाले घोल में डाला जाता, तो यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला शुरू कर देता। और ये सीखता कैसे? इसकी याददाश्त कहाँ संग्रहित होती है? इसकी याददाश्त विशिष्ट डीएनए अणुओं की सांद्रता में संग्रहित होती है। मतलब? सही उत्तर देने वाले अणु बढ़ते हैं और गलत वाले कम हो जाते हैं। तो ये हार्डवेयर नहीं है जो सीख रहा है, ये केमिस्ट्री खुद सीख रही है और खुद को समायोजित कर रही है। ये सिर्फ एक दिलचस्प प्रयोगशाला प्रयोग से कहीं ज्यादा लगता है। हमारे स्रोतों में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग पर एक अध्ययन है जो इस विचार को वास्तविक दुनिया की समस्या पर लागू करता है। हाँ, और उस अध्ययन के नतीजे बहुत कुछ कहते हैं। उन्होंने पाया कि पारंपरिक एआई यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANNs तब संघर्ष करते हैं जब उनके पास सीखने के लिए बहुत सारा डेटा नहीं होता। अच्छा। उस अध्ययन में जब डेटा कम था तो पारंपरिक ANN की सटीकता परीक्षण के दौरान गिरकर सिर्फ 84% रह गई। लेकिन उन्होंने फिर एक हाइब्रिड मॉडल आजमाया जहां उन्होंने डीएनए कंप्यूटिंग को पारंपरिक एआई के साथ जोड़ा। बिल्कुल। इस हाइब्रिड मॉडल में उन्होंने पहले डेटा की विशेषताओं को निकालने के लिए डीएनए आधारित कंप्यूटिंग DBC का उपयोग किया और फिर उन निकाली गई विशेषताओं को एक ANN को दे दिया। हाँ, परिणाम हैरान करने वाले थे। इस हाइब्रिड मॉडल ने 92% की सटीकता हासिल की और ये ज्यादा स्थिर भी था। तो ये काम क्यों करता है? डीएनए कंप्यूटिंग ऐसा क्या कर रहा है जो पारंपरिक एआई नहीं कर सकता? ये आणविक जीव विज्ञान के केंद्रीय सिद्धांत से प्रेरित है। डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ओके। अनिवार्य रूप से DBC डेटा को एक ऐसे प्रारूप में बदल देता है जिसमें बहुत अधिक जानकारी छिपी होती है। ये एक तरह से AI के लिए डेटा को प्री डाइजेस्ट कर देता है, या कह सकते हैं कि उसे आसान बनाकर परोसता है। बिल्कुल, ताकि AI उसे बेहतर तरीके से समझ सके, खासकर तब जब शुरुआती डेटा बहुत कम हो। तो डीएनए कंप्यूटिंग एक तरह का सुपर स्मार्ट सहायक है जो डेटा को पूरी तरह से तैयार करके एआई को सौंपता है, जिससे एआई का काम बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये तो गेम चेंजर हो सकता है। इसका मतलब है कि डीएनए कंप्यूटिंग वर्तमान एआई की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को हल कर सकती है, भारी मात्रा में डेटा की जरूरत। तो चलिए इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं। हमारे पास ब्रेन ऑन अ चिप है जो अनुभव से सीख सकता है। हमारे पास डीएनए आधारित कंप्यूटिंग है जो AI को कम डेटा के साथ बेहतर बना सकती है। इन सब का बड़ा मतलब क्या है? हमारे स्रोत इन सभी विचारों को हाइब्रिड इंटेलिजेंस की एक बड़ी अवधारणा से जोड़ते हैं। हाइब्रिड इंटेलिजेंस या HI कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता NI के बीच एक साझेदारी है। इसका लक्ष्य इंसानों की जगह लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लक्ष्य है उनकी क्षमताओं को बढ़ाना, उन्हें सुपरचार्ज करना। स्रोतों में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एक न्यूरोसर्जन की कल्पना कीजिए जो एक बहुत ही जटिल ऑपरेशन कर रही है। उसके साथ एक AI सहायक है जो लाखों पिछले मामलों का विश्लेषण करके जोखिमों की भविष्यवाणी कर सकता है और वास्तविक समय में सलाह दे सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय, जो अनुभव, अंतर्ज्ञान और मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है, वो हमेशा सर्जन का ही होता है। और वेटवेयर कंप्यूटिंग इस विचार को एक नए स्तर पर ले जाती है। ये सिर्फ तेज कंप्यूटर बनाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये ऐसे कंप्यूटर बनाने के बारे में है जो अलग तरह से सोचते हैं, शायद हमारी तरह। स्रोतों में प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के 4 आयामों का उल्लेख है: आकांक्षाएं, भावनाएं, विचार और संवेदनाएं। ये इन जैविक प्रणालियों के लिए भविष्य की सीमा हो सकती है। एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ गणना नहीं करता बल्कि शायद किसी स्तर पर महसूस भी कर सकता है। और ठीक इसी मोड़ पर हमें रुककर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एथिक सवालों के बारे में सोचना होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये विज्ञान कथा जैसा लग सकता है, लेकिन ये इतनी तेजी से हकीकत बन रहा है कि हमें इन पर अभी से सोचना होगा। क्या होगा जब ये ब्रेन ऑर्गेनॉइड पर्याप्त रूप से जटिल हो जाएंगे? क्या वे चेतना या संवेदना का कोई रूप विकसित कर सकते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। यहीं पर मेरा दिमाग थोड़ा सुन्न होने लगता है। अगर कोई चीज दर्द महसूस कर सकती है, भले ही वो एक डिश में हो, तो क्या उसे बंद कर देना नैतिक रूप से सही है? हमारी उसके प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं? हाँ, बिल्कुल। इससे नैतिक स्थिति और पीड़ा सहने की क्षमता जैसे सवाल उठते हैं।
हम इन प्रणालियों को चीज कहेंगे या जीव? सही। और ये सिर्फ ऑर्गेनॉइड तक सीमित नहीं है। जब हम मानव मस्तिष्क को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने की बात करते हैं तो और भी चिंताएं सामने आती हैं। जैसे कि न्यूरो अधिकार, जिसका एक स्रोत में जिक्र है। हाँ, ये अब सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं रही। चिली जैसा देश पहले से ही अपने संविधान में न्यूरो अधिकार कानून बना रहा है। किस लिए? ताकि मानसिक गोपनीयता और स्वतंत्र इच्छा की रक्षा की जा सके। जब हम दिमाग को, चाहे वो जैविक हो या लैब में बना ऑर्गेनॉइड, कंप्यूटर से जोड़ रहे हों, तो ये कानून बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। कौन आपके विचारों तक पहुंच सकता है? क्या आपके निर्णयों में हेरफेर किया जा सकता है? सही। ये अब केवल दार्शनिक प्रश्न नहीं रहे, ये इंजीनियरिंग और नीतिगत चुनौतियां हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से कुछ बहुत ही साफ बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली, पारंपरिक सिलिकॉन कंप्यूटिंग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है और जैविक कंप्यूटिंग एक क्रांतिकारी और सबसे महत्वपूर्ण, कहीं ज्यादा ऊर्जा कुशल विकल्प पेश करती है। दूसरी, ये सिर्फ एक दूर का सपना नहीं है, हम पहले से ही ब्रेन ऑन अ चिप सिस्टम बना रहे हैं जो पोंग खेलने और भाषण पहचानने जैसे काम सीख सकते हैं। ये आज इसी वक्त हकीकत में हो रहा है। और तीसरी, डीएनए कंप्यूटिंग एआई की सबसे बड़ी बाधा यानी डेटा की भूख को शांत करने का वादा करती है। ये एआई को उन जगहों पर भी उपयोगी बना सकती है जहां डेटा मिलना मुश्किल है, जैसे दुर्लभ बीमारियों के इलाज में या व्यक्तिगत दवाइयों के विकास में। और मैं एक अंतिम विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। हमारे स्रोतों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वेटवेयर के बीच के बुनियादी अंतर पर बात की गई है। एक पारंपरिक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, आप हार्डवेयर को बदले बिना सॉफ्टवेयर बदल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वेयर में हार्डवेयर यानी जैविक संरचना और सॉफ्टवेयर यानी रासायनिक संकेत एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अच्छा। जब ऑर्गेनॉइड कुछ सीखता है तो उसका प्रोग्राम बदलता है, लेकिन साथ ही उसकी मशीन यानी उसकी भौतिक संरचना भी बदल जाती है। न्यूरॉन सचमुच नए कनेक्शन बनाते हैं और पुराने को तोड़ते हैं। तो कंप्यूटिंग का क्या अर्थ रह जाता है जब कंप्यूटर खुद सोचते समय अपनी भौतिक संरचना को लगातार फिर से लिख रहा हो? सही। ये कंप्यूटर और गणना के बीच की रेखा को इस तरह से धुंधला कर देता है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा है।